न्यूयॉर्क के एक सबअर्ब के अंदर देर रात को एक आदमी अपने पूरे परिवार को गोली चलाकर मार देता है। उसे तो सज़ा हो जाती है, पर उस घर के नए सदस्यों को क्या क्या भयानक और शैतानी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो उन्हें ज़िंदगी भर के लिए डरा देता है। ये कहानी है एमिटीविले हाउस की। तो एवरीवन, मेरा नाम आरुषि कुकरेजा है। एन एस स्टाइल के ऊपर मैं डार्क एंड मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में वीडियो बनाती हूँ। अगर ये चीज़ें आपको भी इंटरेस्ट करती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर संडे को मैं एक नए केस के बारे में एक नया वीडियो बनाती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एमिटीविले घर के बारे में जो न्यूयॉर्क में है। बोला जाता है कि इस घर के अंदर लट्स फैमिली ने भूत देखा था, एंड वो सच है कि नहीं वो अभी भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्या हुआ था इस घर के अंदर, उसकी स्टार्टिंग की स्टोरी, आज इस घर का स्टेटस क्या है, चलिए जानते हैं। घर के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। 1979 के अंदर एमिटीविले हॉरर करके एक मूवी बनी थी, कॉन्जरिंग 2, जो रिलीज़ हुआ था 2016 के अंदर। उस मूवी के अंदर भी एमिटीविले का रेफरेंस दिया गया है। चलिए जानते हैं इस घर की स्टोरी के बारे में फ्रॉम द बिगनिंग, द कंस्ट्रक्शन। जॉन एंड कैथी मोइराहान ने ये घर 1927 में बनवाया था। उन्होंने ये प्लॉट एक आयरिश फैमिली से ख़रीदा था। उस प्लॉट के ऊपर पहले से ही कॉटेज था। उन्होंने वो कॉटेज तोड़वा के उस समय के जैसी पूडी करके एक बिल्डर था उससे बोल के वहाँ पे एक आलिशान सा घर बनाया। वो एक घर एक 1925 डच कॉलोनियल स्टाइल में था। आगे चलकर मोइराहान की बेटी ने ये घर जॉन एंड मैरी राइली को बेच दिया। जॉन एंड मैरी उस घर के अंदर 5 साल रहे। 5 साल रहने के बाद उन्होंने ये घर डिफेयोस को बेच दिया। डिफेयोस के पास जब ये घर आया, यहाँ से ही इस घर के अंदर डरावनी चीज़ें शुरू होने लगी। नवंबर 13, 1974 को रोनाल्ड जूनियर डिफेयो अपने घर के पास वाले हेनरी बार में जाता है। वहाँ बैठे अपने सारे दोस्तों और बाकी लोगों को बताता है कि किसी ने तो उसकी पूरी फैमिली को गोली चलाकर मार दिया है और वो यहाँ हेल्प मांगने आया है। तो वहाँ बैठा उसका दोस्त जोई एस्वेथ पुलिस को बुलाता है। पुलिस जब सीन के ऊपर आती है तो वो देखती है कि सारी बॉडीज अपने पेट के ऊपर बेड पे पड़ी हुई है, लाइक दे आर लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड। पुलिस जल्द से जल्द इन बॉडीज़ को घर से निकालती है और जल्द से जल्द उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। आफ्टर पोस्टमार्टम पता चला जो विक्टिम्स थे, फादर रोनाल्ड सीनियर डिफेयो, मदर लुइस डिफेयो, डॉन डिफेयो एज 18, एलिसन डिफेयो एज 13, मार्क डिफेयो एज 12 एंड जॉन डिफेयो एज 9 वर ऑल। उनका डेथ टाइम 3 AM बताया गया था। बताया जाता है कि मदर लुइस डिफेयो एंड एलिसन सिस्टर स्टिल अवेक व्हेन दे वर शॉट। उन्हें मारा गया था एक 35 कैलिबर लिवर एक्शन मार्लिन 336C राइफल से। पेरेंट्स को 2 बार गोली लगी थी एंड जो 4 बच्चे थे वो सिंगल शॉट में ही मर गए थे। सारे विक्टिम्स को सेंट चार्ल्स सिमेट्री के अंदर फिर बरी किया गया था। पुलिस जब सीन पे आई तो सबसे पहले उन्होंने रोनाल्ड डिफेयो जूनियर को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके जाने का फैसला किया, उसकी ही सेफ्टी के लिए, क्योंकि उसने पुलिस को बताया था कि एक हिटमैन आया था और उसने उसके सारे परिवार का खून कर दिया था। पुलिस स्टेशन जाके जब उससे पूछताछ हुई कि तुम उस हिटमैन को जानते हो कि नहीं, आपने उसकी शक्ल देखी कि नहीं, वो कैसा दिखता है, तो उसने बताया उस हिटमैन को जानता है एंड उसका नाम लुइस फैलिनी है। तो जब पुलिस ने लुइस फैलिनी से पूछा कि मर्डर की रात वो कहाँ थे, तो उन्होंने बताया कि मर्डर की रात वो आउट ऑफ स्टेट थे और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एलिबाई था। और धीरे धीरे पुलिस को रोनाल्ड जूनियर डिफेयो की स्टोरी के अंदर कंटिन्यूटी नहीं दिखी। वो बार बार पूछताछ करने के बाद, बार बार दबाव डालने के बाद इनमें रोनाल्ड जूनियर डिफेयो ने कन्फेस किया कि उसने ही उसके पूरे परिवार को बताया। इस कन्फेशन के अंदर उसने बोला, आई कोट, वंस आई स्टार्टेड आई जस्ट कुडंट स्टॉप इट, इट वेंट सो फास्ट। रोनाल्ड ने जैसे ही पुलिस के सामने कन्फेस किया, उसका ट्रायल हुआ। अक्टूबर 14, 1975 को रोनाल्ड का ट्रायल शुरू हुआ। उसके लॉयर ने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जब उसने क्राइम कमिट किया वो अपने सेंस में नहीं था, वो पागल था या वो इंसेन था, बट ये कार्ड उसके लिए चला नहीं। इन नवंबर ऑफ द सेम ईयर 1975 उसे 2nd डिग्री मर्डर पे चार्ज किया गया एंड उसे 6 लाइफ सेंटेंसेस दी ऑफ 25 ईयर्स। रोनाल्ड जूनियर डिफेयो की मृत्यु हुई 21 मार्च 2021 एट द एज ऑफ 69 ईयर्स ओल्ड। आफ्टर रोनाल्ड वॉज सेंट इन राइफन प्रिजन, उसी साल दिसंबर के 1975 को ये घर बेच दिया गया था लट्स फैमिली को। उनके जो एस्टेट एजेंट थे उन्होंने पहले से ही उन्हें इस घर के बैक स्टोरी के बारे में बताया था कि इस घर के अंदर मास मर्डर हुआ था
इफ़ दे आर ओके विद दिस और नॉट। इसके लिए वो एक बार्गेन प्राइस पे था $80,000 पे। जॉर्ज एंड कैथी दे डिस्कस अमंग देमसेल्व्स कि उन्हें घर खरीदना है कि नहीं, इसकी बैक स्टोरी जान के। बट उन्हें घर इतना अच्छा लगा कि दे डिसाइडेड टू गो अहेड विद इट। उनके परिवार में 5 सदस्य थे कुल मिला के, जॉर्ज एंड कैथी लट्ज एंड उनके 3 बच्चे, और उनके साथ एक डॉग भी था जिसका नाम हैरी था। उनके 3 बच्चों का नाम है डैनियल एज 9, क्रिस्टोफर एज 7, मेलिसा एज 5। दिसंबर 18, 1975 को लट्ज फैमिली ऑफिशियली उस घर के अंदर रहने लगी थी। वो डिफेओस का फर्नीचर ऑलरेडी उस घर के अंदर था क्योंकि लट्ज ने वो फर्नीचर ख़रीदा था एक्स्ट्रा $400 दे के। जैसे ही वो उस घर के अंदर मूव इन हुए, उनके साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। जैसे कि जॉर्ज लट्ज हमेशा 3:15 AM को उठ जाता था। 3:15 AM वो टाइम था रोनाल्ड डिफेओ ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था, तो उसके लिए उस टाइम को डॉट उस टाइम को उठना बहुत अजीब बात थी। कैथी लट्ज को अचानक बहुत ठंड लगती थी। कैथी लट्ज हाउसवाइफ थी, तो वो घर में अकेली रहती थी, तो उसको बहुत ठंड लगने लगी थी। जैसे कि अगर बाहर गर्मी होगी तो उसको घर के अंदर ठंड लगती थी, बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। तो वो हमेशा फायर प्लेस को जलता रखती थी ताकि उसे ठंड कम लगे, घर का टेम्परेचर थोड़ा कम हो। बट घर का टेम्परेचर कम ही नहीं होता था। मिडनाइट को जो उनका फ्रंट डोर था वो स्लैम होने लगता था, बिना किसी के फोर्स के थ्रू वो अपने आप स्लैम होता था, जो बहुत अजीब बात थी। एंड उनके लिए हद तब हो गई जब जॉर्ज लट्ज ने अपनी वाइफ कैथी लट्ज को देखा कि वो एक 90 साल की औरत जैसे बात कर रही है। एक टाइम पे जब उसने उसको देखा तो वो एक 90 साल की औरत जैसे बात करी थी। उसका फेस पूरा चेंज हो गया था, उसकी फेस के ऊपर व्रिंकल्स हो गई कि जॉर्ज अपनी बीवी को ही नहीं पहचान पा रहा था कि ये कौन है। उसका वॉइस भी चेंज हो गया था, ऐसा वो लोग क्लेम करते हैं। ड्यूरिंग द 28 days दैट दे स्टेड इन दैट हाउस, उसने अपनी वाइफ को लेविटेट करते हुए देखा था। लेविटेट मतलब वो हवा में उड़ रही थी, ऐसा क्लेम किया था, उसने देखा था। उन्होंने ये भी बोला था कि वो कारपेट और स्टेयरकेस में से ग्रीन लिक्विड निकलने लगा था। ग्रीन लिक्विड जो स्लाइम जैसा था वो निकलने लगा था कारपेट से। एंड आफ्टर ऑल दिस एक्टिविटी विद इन द स्पैन ऑफ 28 days दे फ्लेड दैट हाउस। एज सुन एज दे फ्लेड दैट हाउस, उन्होंने ये बात पूरे नेबरहुड को बताई। एंड ये बात ईयर टू ईयर जाके पूरे शहर में फैल गई। एंड इट एक्चुअली स्प्रेड सो मच कि न्यूज़ पे भी दिखाने लगे लोग कि एमिटी वाले घर के अंदर ये हो रहा है, एमिटी वाले घर के अंदर वो हो रहा है, डेमोनिक पोजीशन एंड ऑल दैट। फिर ये केस इतना फेमस हो गया, तो बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है लॉरेन वॉरेन, वो भी आए इस घर के अंदर देखने को कि इस घर के अंदर एक्चुअली डेमोनिक एक्टिविटी है कि नहीं, कि वो लोग सिर्फ अटेंशन के लिए ये सब बोल रहे हैं। अगर आप एड एंड लॉरेन वॉरेन के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि लॉरेन को विजन्स आते थे कि शी कुड फील गुड एंटिटी और बैड एंटिटी एंड शी कुड इवन कम्युनिकेट विद देम। तो इस घर के अंदर जब वो आए, एज सुन एज उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया अपने टूल्स एंड कैमरास के साथ, तो धीरे धीरे नई नई चीज़ें बाहर आने लगी। फॉर एग्जाम्पल, एड को एक अननोन फोर्स ने, किसी और को, ह्यूमन ने उसे धक्का नहीं दिया था, एक को तो अननोन फोर्स ने उसको ज़ोर से धक्का दिया एंड वो ज़मीन पे जाके गिर गया। एंड लॉरेन ने भी जब अपने विजन्स के थ्रू उस एंटिटी किसी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की, शी फेल्ट समथिंग बैड वेरी हॉरेबल हैड हैपेंड इन दिस प्लेस। एंड जैसे जैसे वो अपने विजन्स के अंदर डीपर जाती गई तो उसने देखा कि डिफेओस की बॉडीज़ दे आर लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस। एंड फॉर अ मोमेंट शी थॉट कि डिफेओस के मर्डर के अंदर भी इस एंटिटी का हाथ है, इसके लिए उसके विजन्स के अंदर वो उसे दिखा रहा है ये सब। उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ भी कैप्चर की बेसमेंट के अंदर, जहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है। वो लड़का बहुत छोटा था, 8-9 साल का था। बोला जाता है कि वो जॉन डिफेओ है, सबसे छोटा बच्चा, उसी की आत्मा उस घर के अंदर भटक रही है, इसके लिए वो फ़ोटो कैप्चर हुआ था। एंड लॉरेन वॉरेन ने अपने इंटरव्यू में भी बोला कि इट्स अ वेरी हॉरेबल प्लेस, इट्स अ हॉरेबल प्लेस। रिक ओसुना एक ऑथर थे, उन्होंने 2002 के अंदर एक बुक लिखी, द नाइट द डिफेओस डाइड। उसमें बताते हैं कि बहुत सारे ग्रे एरियाज है जहाँ पे समझ नहीं आता कि रोनाल्ड डिफेओ ने अकेले अपने पूरे परिवार की हत्या कैसे कर दी, क्योंकि उसने कुल मिलाकर 6 लोगों को मारा था। एंड 6 लोगों को एक अकेले इंसान को मारना कोई आसान बात नहीं है कि अगर आप गोली किसी एक पे चलाओगे तो दूसरों को तो सुनाई देगा कि हाँ गोली चल रही है। उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश क्यों नहीं की? जब पुलिस मर्डर सीन पे आई तो उन्हें बॉडीज़ के ऊपर या सीन को देख के ऐसे कोई निशान नहीं मिले कि यहाँ पे किसी ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है। तो रिक ओसुना इस बुक के अंदर बताते हैं कि उन्हें लगता है कि रोनाल्ड जूनियर डिफेओ अकेला नहीं था जो इस मर्डर के अंदर इन्वॉल्व था।
उसके साथ उसके एक दोस्त भी था जिसने मिलकर अपने पेरेंट्स को मार दिया। रिक ओसुना ये भी बताते हैं कि रोनाल्ड जूनियर डिफेयो ने शायद अपने सिबलिंग्स को नहीं मारा होगा। फिर एक नाम सामने आता है डॉन डिफेयो, जो रोनाल्ड डिफेयो की छोटी बहन थी। जब ये मर्डर्स कमिट हुए वो तब 18 साल की थी। वो एक एविडेंस को पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि बताते हैं कि डॉन डिफेयो ने एक सॉन्ग लिखा था। वो सॉन्ग एक कॉमिकल वे के अंदर उसने लिखा था जिसके अंदर शी फैंटेसाइज अबाउट किलिंग हर फैमिली। एंड वो एक और एविडेंस को पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि एक एफिडेविट था जिसके अंदर वो डॉन डिफेयो और उसका बॉयफ्रेंड साथ में फ्लोरिडा शिफ्ट होने वाले थे, बट उनके पेरेंट्स ये अलाउ नहीं कर रहे थे। तो ये रीज़न भी हो सकता है उन्हें मारने का। एंड जब रिक ओसुना ने अपने बुक लिखने के लिए रिक ओसुना ने जब इन्वेस्टिगेट किया, अपने तरफ से नेबर से पूछा, तो उसे पता चला कि रोनाल्ड सीनियर डिफेयो था वो बहुत ही अब्यूसिव था अपने बच्चों की तरफ। एंड उनकी जो वाइफ थी वो भी कुछ बोलती नहीं थी उन्हें, कि जब वो अपने बच्चों को अब्यूज़ करते थे तो वो सिर्फ दिखती थी। तो इस गुस्से के अंदर भी हो सकता है कि रोनाल्ड डिफेयो ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स को मार दिया। एंड जब उसने देखा कि उसकी बहन डॉन डिफेयो अपने सिबलिंग्स को मार रही है, तो खुद के प्रोटेक्शन के लिए उसने उसको भी मार दिया। बट ये सिर्फ रिक ओसुना की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है कि उसने जितना भी पूछा, एंड ही जस्ट जॉइंड द पीसेस ऑफ द पजल एंड बोल, ये उसका एस्टिमेट है कि ऐसा ऐसा हुआ रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ऐसा हुआ रहेगा, बट वो बोलता है इस बुक के अंदर कि पुलिस ने ये एंगल्स को भी क्यों नहीं देखा। उन्होंने बस ये देखा कि रोनाल्ड जूनियर डिफेयो उस घर के अंदर से अकेला सर्वाइवल था, तो इससे जो पूछताछ की एंड ये सब बाहर आया। वो इस बुक के अंदर कहते हैं कि वो रोनाल्ड डिफेयो को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा है, बट एक्चुअल इवेंट जो क्या हुआ वो सामने आना ज़रूरी है। अभी तो हमें कुछ नहीं पता चल सकता। इट्स लाइक शी सेड ही सेड सिचुएशन। लट्ज का केस इतना फेमस हो गया कि कैथी एंड जॉर्ज लट्ज ने सोचा कि चलो हम इसे कमर्शलाइज करते हैं और अपने स्टोरी से थोड़े पैसे कमाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम एक बुक लिखेंगे, उसके अंदर वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे और इस घर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि ये ऐसा सब वो क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस घर के अंदर, इसकी वजह क्या है। तो उन्हें कांटेक्ट मिला वेबर का। वेबर रोनाल्ड जूनियर डिफेयो का लॉयर था, तो उसे पता होगा कि इस घर के अंदर क्या हुआ, केस के डिटेल्स एंड ऑल दैट। तो उन्होंने वेबर से बात की एंड वेबर वाज वेरी काइंड, एंड वेबर ने लट्ज को अपने घर पे इनवाइट किया फॉर वाइन। तो चैट के अंदर एज दे वर चैटिंग वो बता रहे थे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस घर के अंदर। वेबर बता रहा था कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, कि उसने क्या देखा उस घर के अंदर। तो दे बोथ वर शेयरिंग दिस कॉन्वर्जेसन। तो एंड के अंदर वेबर पूछता है कि अगर आप ये बुक लिखोगे तो इसका शेयर रोनाल्ड डिफेयो को जाएगा क्या। तो लट्ज मना कर देता है। तो जब वो मना कर देते हैं एंड वेबर वाज नॉट विलिंग टू शेयर मोर इन्फॉर्मेशन क्योंकि वो लोग मना करते हैं, देन लट्ज डिसाइड टू गो अहेड विद अनदर ऑथर एंड वो जे एंसन को चूज़ करते हैं। जे एंसन ने बुक लिखी है द एमिटीविले हॉरर, एंड तभी जब उन्होंने ये बुक पब्लिश की वो बेस्ट सेलर बुक थी एंड इट सोल्ड आउट। तो उनका मोटिव तो अचीव हुआ लट्ज का कि उन्हें कमर्शलाइज करना एंड दे हैव टू अर्न मनी। एंड आई थिंक दे अर्न एट दैट टाइम $300,000 के ऊपर दे अर्न। तो मतलब उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया इस स्टोरी से। उसने अपना घर 1977 के अंदर जेम्स एंड बाबरा को बेच दिया। वो उस घर के अंदर 10 साल रहे हैं। 1987 के अंदर उन्होंने क्रोमाटीज़ को बेच दिया ये घर। क्रोमाटीज़ ने अपना एड्रेस चेंज कर दिया ओशन एवेन्यू 108 को, क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड लोग आते थे इस घर को देखने के लिए बोल के कि यहाँ भूत है करके, और उन्हें ये अनवांटेड अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्रोमाटीज़ के बाद भी बहुत सारे लोग आए इस घर के अंदर रहने को, बट उनको भी कोई ऐसे घोस्टली एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ताकि जेम्स एंड बाबरा को हुआ था। लट्ज अकेले परिवार थे जिन्हें घोस्टली एक्सपीरियंस हुआ था। अभी भी आई थिंक इन 2016 इस घर को सेल पे डाला था $680,000 के लिए। एंड आज तक उस घर के पास लोग आते हैं, घोस्ट हंटर्स उस घर के पास आते हैं, दे पीक थ्रू द विंडोज एंड सी कि कुछ अजीब हो रहा है कि नहीं। इन माई ओपिनियन मुझे लगता है उस घर के अंदर भूत रहेगा, क्योंकि लट्ज फैमिली तो झूठ बोल सकती है। चलो मान लेते कि वो अटेंशन के लिए ये स्टोरी बना के सबको बोल रहे हैं और उनको ये कमर्शलाइज करके पैसे कमाने हैं, एंड एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने ये स्टोरी बनाई है। बट मुझे लगता है कि उस घर के अंदर भूत होगा, क्योंकि वो लोग झूठ बोल सकते हैं मानने के लिए, बट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी तो उस घर के अंदर आए थे, उन्होंने भी तो देखा था। एंड एड एंड लॉरियन वॉरेन भी तो आए थे जो बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। तो वो लोग क्यों झूठ बोलेंगे, उनको तो दूसरे भी काम होंगे ना।
तो उन्होंने भी बोला। सो फॉर दैट पार्ट आई डू थिंक कि उस घर के अंदर भूत रहेगा। बट आगे जाके जब हम सुनते हैं कि जो लोग भी लच के बाद इस घर के अंदर रहे उनके साथ कुछ हॉन्टिंग्स नहीं हुई, तो ऐसे कैसे हुआ? तो मुझे वो एरिया थोड़ा ग्रे लगता है। बट आपको क्या लगता है उस घर के अंदर एक्चुअली में हॉन्टिंग्स थी कि लच फैमिली ने ऐसी एक स्टोरी बनाई थी? मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। एंड हम वीडियो के एंड पे पहुंच चुके हैं। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो थैंक यू। नेक्स्ट संडे मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगी और इस केस से रिगार्डिंग जितने भी आर्टिकल्स को मैंने रेफ़र किया है मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ज़रूर डाल दूँगी। नेक्स्ट संडे के लिए हम मिलते हैं वापस। थैंक यू।